नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 आज पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की इस दिवस की थीम रखी गई है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आखिर शब्द क्या है, क्या मायने हैं इसके, इसको एक नए नजरिए के साथ बता रहे हैं। गरुड़ बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं भुवन पाठक, जो खुद भी कोविड से जूझ रहे हैं। अभी हाल में अस्पताल से घर पहुंचे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसी बीच फोन लाइन के जरिए उन्होंने एक नया संदेश देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को एक नए नजरिए से समझ पाएंगे। भुवन पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं चाहती हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र को पिछले कई सालों से जो नुकसान पहुंचा है, आज क्यों इस तरह की थीम रखने की जरूरत पड़ी है, क्या सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस दिवस के मौके पर इस थीम के इर्द गिर्द? हेलो हल्द्वानी के सभी साथियों को, टीम को और श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इसमें ऐसा है कि जो साफ तौर पर पिछले 300 वर्षों का जो आधुनिक विकास है, लगभग मोटा मोटा 300 वर्षों का, जब से आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के सहारे मनुष्य ने अपने जीवन को सरल बनाने का जिम्मा लिया है, उसके दुष्परिणाम तो अब दुनिया के हर कोने में, हर वर्ग में, हर इको तंत्र में सामने आने लगे हैं। वो सुदूर अंटार्कटिका से लेकर के और आपका हिमालय पर जैसे नए और नवजात पहाड़ों तक में भी उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। तो उसको लेकर के यह जो जागतिक चिंता है इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की, यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 40 बरस के पर्यावरण आंदोलन का और उसके बाद फिर पिछले 15 बरस में या 20 बरस में कहिए कि लगातार धरती के गर्म होने का, मौसम के बदलने का, क्लाइमेट चेंज का जो पूरा एक सामने आया है, उसको लेकर के वैज्ञानिकों की और शासकों की और दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले पूंजीपतियों की चिंता तो काफी दिनों से जग जाहिर हो रही थी। लेकिन इस पैंडेमिक ने या इस महामारी ने पहली बार आदमी को भी एक आम आदमी को भी यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि इस तरह की जो नई बीमारियां, नई महामारियां या नए विषाणु आ रहे हैं, इनका रिश्ता कहीं ना कहीं इस जो पूरे दुनिया में जो पर्यावरणीय बर्बादियां हुई हैं उसके साथ तो नहीं है। ऐसा एक प्रश्न उसके मन में खड़ा हुआ है। यद्यपि उसकी आस्था आधुनिक विज्ञान और तकनीक पर कम हुई हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न जरूर खड़ा हुआ है कि इसका क्या कोई रिश्ता तो नहीं है। दूसरा जो सवाल आपने उठाया है इको तंत्र को के रिस्टोरेशन का, तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता है। उसको किसी चीज को आपको रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। पूरा इको तंत्र सेल्फ रिस्टोरेशन पे ही खड़ा होता है। पूरा जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इस धरती का या इस ग्रह का, वो सेल्फ रिस्टोरेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसमें जो मनुष्य का हस्तक्षेप है अनावश्यक, उस हस्तक्षेप को हम कैसे कम कर सकें, उतना भर हमारी जिम्मेदारी है। उसको रिस्टोर करने की कोशिशें करने से ज्यादा यह जरूरी है कि हम उसमें अपना हस्तक्षेप मिनिमम या न्यूनतम कैसे कर सकें। जैसे उसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, ये जो पूरा हमारी तराई की बेल्ट है, नेपाल की तराई से लगता हुआ ऊपर हमारे शिवालिक चैन, जम्मू कश्मीर तक, दून से आगे तक जो जाता है एरिया, ये पूरा एरिया 200 बरस पहले बहुत घने जंगलों के लिए, घनी बायोडाइवर्सिटी के लिए और घने वन्य जीवों के आवासों के लिए जाना जाता था। पूरा एशियन टाइगर्स, एशियन एलिफेंट का ये घर था, पूरा कॉरिडोर था, जहां आज आपका विश्वविद्यालय है, या जहां आज हमारा हल्द्वानी, बनबसा, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, हरिद्वार तक की जो पूरे शहर का है। अब हुआ क्या कि इस पूरे जंगल की सफाई पिछले 200 से 250 वर्षों में हुई है, और वहां विधिवत तौर पे इनकी सफाई करके उसका टिम्बर लेकर के वहां खेत बना के उसको खेती के रूप में खड़ा किया है। अब इसका जो परिणाम है, इसकी ये जो तराई सूख गई है, यहाँ जो पानी का डिप्रेशन हुआ है, जो पानी का जलस्तर घटा है, इसका नाम ही तराई इसलिए था क्योंकि ये हर समय तर रहती थी पानी से।
और वही पानी पहाड़ को नमी देता था, हिमालयी क्षेत्रों को नमी भेजता था, जिससे पहाड़ में हर समय बारिशें और बरसातें हुआ करती थी, ताकि पहाड़ पानी से भरा रहे और वो पानी डिस्चार्ज करता रहे। अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 20-25 बरस में, 10-15 बरस, 20 बरस में पहाड़ में पानी जो बरसातें हैं वो बहुत ही अनियमित और अव्यवस्थित हुई और पहाड़ में मॉइस्चर घटा है, नमी घटी है। उसका सीधा कारण है ये तराई का खत्म होना। अब इसको अगर रिस्टोर करना है तो कैसे करना है? इसका रिस्टोरेशन का मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें कोई वृक्षारोपण करने की जरूरत नहीं। आप अगले 10 बरस के लिए तराई में खेती मत करिए, पूरी तराई को खेती से मुक्त कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि पूरी तराई फिर से 10, 20, 30, 40 बरस में वापस बहुत घने जंगलों में तब्दील हो जाएगी, जहां आपका पूरा पानी, आपकी नमी, आपका फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, आपका वेजिटेशन, वनस्पति डाइवर्सिटी और आपके पशुओं के लिए, आपके जंगली जानवरों के लिए पर्याप्त स्थान, ये सब अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। और ऐसा दुनिया के सैकड़ों, हजारों और छोटे पारिस्थितिकीय तंत्रों में या छोटे इको जोन्स में हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उसको फ्री छोड़ नहीं रहे हैं, अब आप उसको रिस्टोरेशन के नाम पर फिर अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने पिछले 150 बरस में पहाड़ में वृक्षारोपण के नाम पर चीड़ को फैलाया। अब चीड़ के फैलने के बाद पिछले आप अभी अपना ये तो दिखा सकते हैं कि पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का, पहाड़ी जो क्षेत्र है, वो 62-63% वनाच्छादित है, वो वनों से आच्छादित, आपको ग्रीनरी पूरी दिखाई देगी, हरियाली। बट अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो वो कौन सी हरियाली है, वो कैसी हरियाली है, वो आपके वन कैसे हैं, आपके चीड़ के वनों की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, आपके चीड़ के वनों की जैव विविधता कैसी है, उनमें पानी कैसा है, उनमें कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, उनमें कितने तरह के जानवर हैं। जब आप इसका कोई विधिवत अध्ययन करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि 80% चीड़ के वन एकल वन है, उसमें कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है। वो न तो जानवरों के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जंगली जानवरों के लिए, न वो जंगली जानवरों के लिए और पालतू जानवरों के लिए घास उपलब्ध करा रहे हैं, न चारा पत्ती उपलब्ध करा रहे हैं, न चिड़ियाओं के लिए, पंछियों के लिए फल उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका घोंसला लगाने की भी जगह उपलब्ध नहीं करा रहे। तो वो आपको ग्रीनरी तो दिखाई दे रही है, आपका वनीकरण तो बड़ा है, लेकिन आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है पिछले 40 साल में, चीड़ के वनों की कहा 40-50 साल में। अब इसको रिस्टोरेशन का क्या तरीका है? अगर आप कहेंगे नहीं जी हमने तो देखो पूरे पहाड़ में ग्रीनरी को रिस्टोर किया है, एफोरेस्टेशन किया है, जंगलों को दोबारा से खड़ा किया है, तो आपने जो जंगल खड़ा किया है वो किसी काम का है ही नहीं। वो एक तरीके से हरा मरुस्थल है, ग्रीन डेजर्ट है। मैं चीड़ के वनों को लगातार ग्रीन डेजर्टिफिकेशन ऑफ हिमालय कहता हूँ। तो आपने जो, और आप उस हस्तक्षेप को रोक नहीं रहे हैं, उस हस्तक्षेप को बढ़ा रहे हैं, आप उसमें पैसा भी बढ़ा रहे हैं, पैसा भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे के कारण वहाँ करप्शन भी हो रहा है। फिर आपने जो ज्ञान के जो संस्थान खड़े किए हैं, जो आपने नए विश्वविद्यालय, नए शोध संस्थान, नए वन अध्ययन के जो नए और पारिस्थितिकी अध्ययन के जो नए संस्थान खड़े किए हैं, उन संस्थानों का सारा जो ज्ञान है, उनका जो सारा का सारा जो नॉलेज है, वो एक तरीके से वेस्टर्न मॉडल पर डिपेंड करता है। आपने पश्चिमी ज्ञान के आधार पर ही अपने यहाँ ज्ञान संस्थानों की रचना की है, तो उनका ज्ञान भी वहीं से आता है। तो उनको लगता है कि उनकी पहली मूलभूत मान्यता ये है कि ये जो पारिस्थितिकीय तंत्र में जो बिगड़ाव आया है, उसका कारण आम आदमी है, आम आदमी का हस्तक्षेप है। तो पहला कारण क्या है उनका? उसको आम आदमी से अलग करो, यानी कि अभयारण्य बनाओ, बायो रिजर्व्स बना दो। वो बायो रिजर्व्स में आदमी का प्रवेश बंद कर दो, उसका जाना बंद कर दो। फिर उन्होंने कहा जी ये जंगलों का भी हरास इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी इन जंगलों में अपने चारा, पत्ती, घास, लकड़ी, फल, फूल, मशरूम, भोजन, सब्जियों के लिए जा रहा है। तो इसको अभी यहाँ प्रतिबंधित करो, इसको भी यहाँ जाने से रोको क्योंकि ये नुकसान कर रहा है, तो उसको भी वहां से हटा दिया। आपने पिछले 150 सालों में ब्रिटिश राज के बाद से लगातार, और फिर इंडियन ब्रिटिश राज के बाद, आपने उस पूरे प्राकृतिक जो सहज रिश्ता था मनुष्य का
और प्रकृति का, और दोनों की जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता थी, प्रकृति मनुष्यों का पेट भरती थी। जो इकोसिस्टम जिसे आज हम कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदुस्तान की 70-80% ग्रामीण जनता के लिए उसका भोजन का स्रोत था। जैसे कभी पहाड़ में हमारी नदियों को लोग सब्जी का बाड़ा कहते थे, कि जो जितने भी 50 सैकड़ों हजारों गांव जो छोटी नदियों के किनारे हैं, मुझे 20-30 बरस पहले के अपने संस्मरण याद हैं। आप गांव में जाते थे, किसी के घर में कोई मेहमान आया तो उनका सबसे पहला काम ये होता था कि गांव में से या तो खुद की मछली पकड़ने की जाल, या जिसके पास जाल है उससे रिक्वेस्ट करना कि आज मेरे मेहमान आए हैं, जरा 4 मछली, थोड़ा सब्जी निकाल लाओ। मछली भी नहीं बोलते थे, बोला थोड़ा सब्जी निकाल लाओ नदी से। तो वो सब्जी क्या थी, वो मछली थी। तो जा करके वो जाल ले जाते थे, उसमें 4-6 बड़ा जाल डाला, 1-2-3-4 मछली निकली, जिससे कि शाम की सब्जी बन जाती है। उतनी मछली ला करके उन्होंने अपना काम चला लिया। तो हर नदी में यही हाल था। आप जंगल में गए तो आप काफल, हीसर से लेकर के बमोर तक जो आपको जो मौसमी जंगली फल है सब इकट्ठा करते थे। कुछ खाते थे, कुछ बांटते थे, कुछ बेचते भी होंगे। मशरूम्स थे, तरह तरह की जड़ी बूटियां थी, वो सब इस्तेमाल। आज की तारीख में पिछले 150 बरस में एक तो वो ज्ञान खत्म हो गया, दूसरा वो प्रबंधन खत्म हो गया, तीसरा वो रिश्ता खत्म हो गया। तो ये जब जब आपके पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई निर्भरता नहीं है, आपकी रसोइयां, आपके भोजनालय, आपका भोजन या तो अपने खेत से जुड़ा है या फिर बाजार से जुड़ा है, तो आप किसकी चिंता करेंगे? आप अपने खेत की और बाजार की चिंता करेंगे। इस समय जब पैंडेमिक के समय में लॉकडाउन हुआ है, सबकी निर्भरता बाजार पर है, इसीलिए लोग बाजारों की चिंता भी कर रहे हैं, और बाजारों ने लोगों को स्टॉक करके मुहैया भी कराया है। अगर माना बाजार नहीं होता तो हो सकता था कुछ और तरीका होता। तो ये जो पारिस्थितिकीय तंत्र को दोबारा से खड़ा करने की जो बहस है, पूरी जागतिक जो बहस है, और खासकर अगर मैं उसको हिंदुस्तान के संदर्भ में देखूं, और हिंदुस्तान में भी अगर मैं उसको उत्तराखंड के संदर्भ में देखूं, तो जब तक समाज का, मनुष्य का रिश्ता अपने पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ एक परस्पर निर्भरता का नहीं होगा, कि भाई हमको जब तक नदी से हमको मछलियां नहीं मिलेंगी, जंगल से हमको फल नहीं मिलेंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी, सूतर नहीं मिलेगा, फूल नहीं मिलेंगे, जंगली फल फूल नहीं मिलेंगे, वहां हमारा प्रवेश स्वेच्छा एकदम जिसको बोलते हैं कि सीधा प्रवेश नहीं होगा, तब तक हम उसके बारे में कोई चिंता नहीं। जैसे हर साल अब फायर सीजन में जब जंगलों में आग लगती है, तो जंगलों के आग से निपटने की पूरी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार ले लेती है, और जनता अपने अपने घर से मूक दर्शक बन करके आग को देखते रहते हैं। केवल उन्हीं जगहों पर लोग आग को बुझाने का प्रयास करते हैं जहां या तो उनका जीवन अभी भी जंगलों पर और जंगलों से होने वाली आय पर निर्भर है, या जहां जंगल उनके घरों के बहुत नजदीक तक आग ले आते हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं बुझाते हैं, हर साल जंगलों की आग बुझाने में 2-4-6 लोगों के मर जाने की, मैं शहीद तो नहीं बोलता हूँ, लोग उसको शहीद भी, आजकल शहीद तो बहुत फैशन हो गया, तो लोग बोलते हैं वो आग बुझाने में शहीद हो गया। वो शहीद नहीं हुआ, वो उसकी हत्या हुई आग बुझाने में। हमने इस तरह का तंत्र बनाया कि उस महिला को मजबूरी में जाकर के आग बुझानी पड़ी, और जहां उसकी मौत हो गई, तो वो तो एक तरीके का मर्डर है, एक तरीके की हत्या है उस महिला की, जो तंत्र ने की है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, तो अब आप उसको शहीद का नाम बोलते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो बहस है, जागतिक बहस है, इसको अगर हमने दोबारा से रिस्टोर करना है, तो जैसे मुझे याद है सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनको आज सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको गए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनका एक बहुत ही बढ़िया कोट था जिसे वो हमेशा दोहराते थे। अभी 94 वर्ष की उम्र में मैं जनवरी फरवरी में मैं उनसे मिलने गया था, तो तब भी मैंने उनको ये बताया था कि किस तरीके से एक नया प्रयोग कुछ लोग इस प्रदेश में कर रहे हैं कि चीड़ के पत्तों से बिजली बनेगी, और फिर वो बिजली लोगों को रोजगार भी देगी और चीड़ के पत्ते भी हटेंगे। तो उन्होंने जब वो योजना सुनी तो बोले हाँ, ये तो क्रांतिकारी योजना है। और फिर उन्होंने अपना वही नारा दोहराया, धार रेंच पानी ढाल पर डाला, बिजली बढ़ावा खाला खाला।
तो वो इस बात को निर्भरता, परस्पर निर्भरता की बात को सुंदरलाल जी अपने जीवन के अंतिम 3 दशक में या 4 दशक में लगातार कहते रहे, लगातार बोलते रहे, लेकिन वो इन्फ्लुएंसिव तरीके से बोला नहीं या लोगों ने सुना नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन लगातार वो कहते रहे कि जब पूरे पहाड़ को फलदार वृक्षों से भर दीजिए, पूरे पहाड़ को का जो पानी नीचे है गधेरू में है, उसको किसी तरीके से पहाड़ की चोटी तक पहुंचाइए, वहां से वो सिंचाई करते हुए नीचे को आएगा। तो वो पूरे पहाड़ के इको तंत्र को ऐसा बना देखते थे जिसका सहज रिश्ता हो आदमी के साथ, वो उसका पेट भरे। अंततः ये है कि मनुष्य का पेट भरे पारिस्थितिकीय तंत्र, जितना उसकी पेट भरने की क्षमता बढ़ेगी उतना वो अपने आप फलने फूलने लगेगा, क्योंकि लोग उसका ध्यान रखेंगे। आज बाजार क्यों फूल रहा है, आज औद्योगिकरण क्यों फल फूल रहा है, आज पूंजी की व्यवस्था क्यों फल फूल रही है, सरकारें इतनी ताकतवर क्यों हो गई हैं? क्योंकि सरकारें, कॉरपोरेशन, बैंक, औद्योगिक क्रांति, ये सब हर मनुष्य को ये आश्वासन दे रही है और ये विश्वास भी दे रही है कि हम आपका पेट भरेंगे, हम आपको भूखा नहीं मरने देंगे। ये एक आश्वासन है उनका। उसमें से 60, 40, 50, 60% जनता जो मेहनत करता है, जो पैसा कमा रहे हैं, वो अपना पेट भर भी रहे हैं। तो इसलिए लोगों की स्वाभाविक नजर, स्वाभाविक दृष्टि और लोगों का स्वाभाविक जुड़ाव है इस समय औद्योगिक व्यवस्था के साथ और पूंजी व्यवस्था के साथ, बाजार व्यवस्था के साथ। आप और बाजार और पूंजी और औद्योगिक व्यवस्था टिकी है प्राकृतिक शोषण पर, क्योंकि उसको पूरा अपने को खड़ा रखने के लिए कच्चा माल धरती से ही मिलना है, पर्यावरण से मिलना है, पारिस्थितिकीय तंत्र से मिलना है। तो अब ये तो मानव जाति को तय करना है कि वो सीधा प्रकृति पर निर्भर रहे या प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों को लूट करके उसमें से मुनाफा कमाने वाली बाजार व्यवस्था पर निर्भर रह करके अपना पेट भरे। तो ये जो पर्दे के पीछे का जो गेम है उसको लोग समझेंगे और अपनी निर्भरता और अपना सीधा रिश्ता पारिस्थितिकीय तंत्र से बनाएंगे, तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र दोबारा खड़ा हो जाएगा। नहीं तो अगले 100-50 बरस तक मेरी दृष्टि में तो ऐसा होता हुआ अभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि कॉरपोरेट ने, पूंजी ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने, वो चाहे समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, अर्ध पूंजीवादी हो, अर्ध समाजवादी हो, जो वादी भी व्यवस्था होती है, बैंक सब मिला करके बाजार, इन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है वो बहुत मजबूत ढांचा है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे ज्ञान के केंद्र, हमारे दर्शन के केंद्र, हमारे सोचने, समझने, पढ़ने लिखने वाले मीडिया के, उसमें जो अलग ओपिनियन है वो बहुत छोटी सी है, बाकी सब लोग इनको पुष्ट कर रहे हैं। तो मैं इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूँ कि अगर हम सच में अपने पारिस्थितिकीय तंत्र को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जीवंत और उत्पादक बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पारिस्थितिकीय तंत्र उत्पादक होगा, वह उत्पादन कर रहा होगा और वह उत्पादन आम आदमी तक बराबरी के आधार पर पहुंच रहा होगा, समता और समानता और पारिस्थितिकीय लोकतंत्र के आधार पर पहुंच रहा होगा, तो लोग उस पारिस्थितिकीय तंत्र को फलने फूलने में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपना योगदान देंगे, उसको समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिपूरक की भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, थोड़ा भी परेशानी होने पर अपनी जांच कराइए, जो भी कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनको पूरा मानिए और जहां तक संभव हो सके अपना टीकाकरण करवाइए और प्रॉपर और नियमित दवाइयां लेकर के खुद को, खुद के परिवार को और समाज को सुरक्षित रखने में मदद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना विश्व पर्यावरण दिवस पर भुवन पाठक का ये संदेश। अगर आपको पसंद आया हो ये नजरिया, ये बातें, तो हमें जरूर लिख भेजिएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।